हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 11 का जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर तो है, पर उसमें ऐसे कुछ टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे और उस लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिफरेंस हैं। आपको पता है कि बायोलॉजी मतलब इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि लाइफ क्या है तो उसका डेफिनेशन देना वेरी डिफिकल्ट है, व्हाट इज लाइफ। पर कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो हमारे पास हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास हैं जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी आर योर लिविंग एंड द फैन और दिस चॉक, दिस वाइट योर ग्रीन बोर्ड, दे आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग, ठीक है। अब ऐसा कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लिविंग वर्ल्ड टुडे। फर्स्ट, cellular organization. As you know that all living organisms are made up of cell, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो लाइक एमीबा और ईस्ट सेल, और चाहे वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ दिस सेल. Similarly, the living activities which are taking place in our body is due to the activities, individual activities of the cell. That means the function we are performing is actually performed by each and every cell of our organism. So that is why the cell is considered as the structural and functional unit of life. ठीक है, structural and functional unit of life. सही है. So cellular organization is one of the character which is present in all living organisms. But can we say that cellular organism is a defining property? So यहाँ पे एक टर्म आया बच्चों, एक defining property. So what do you mean by this defining property? ठीक है, let us see. A character can be called as a defining property or defining feature when it satisfies two conditions. अगर वो दो कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट कैरेक्टर विल बी कॉल्ड एज ए डिफाइनिंग फीचर. लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज दैट कैरेक्टर शुड बी यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स दिस कैरेक्टर शुड बी शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन. कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर होना चाहिए. एंड सेकेंडली, दैट कैरेक्टर शुड नॉट बी प्रेजेंट, दैट कैरेक्टर शुड नॉट बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. तो वो कैरेक्टर कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए. तो अभी देखते हैं ये कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि नहीं. Yes, it is universally present in all living organisms. All living organisms are made up of cell, and no living object in this world they have cell. So it satisfies both the characters. That is why cellular organization can be considered as a defining feature to distinguish a living from non-living. Got my point? ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक डिफाइनिंग फीचर. अब हम आते हैं सेकेंड कैरेक्टर को, दैट इज ग्रोथ. So what is growth बच्चों? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज an irreversible and permanent increase in size, mass, etc. of an organ and the whole organism. That is called as growth. ये परमानेंट है एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज है. तो ग्रोथ होता कैसे है? ग्रोथ दो वजह से हो सकता है. Suppose this is a cell. The cell
increases in size and growth occurs in the cell when there is increase in the protoplasmic mass or cytoplasmic mass inside. Then this cell grows into a larger cell, isn't it? अब बड़ा सा सेल हो गया, तो ये हुआ क्यों? Because of increase in cytoplasmic or protoplasmic mass. So here the growth occurs from within, अंदर से हो रहा है growth, है कि नहीं? The growth occurs from within. Such type of growth which occurs from within is called as intussusception type of growth or intrinsic growth. ठीक है, intussusception type of growth और intrinsic growth. बट ये जो ग्रोथ है और एक वजह से भी ग्रोथ हमारा हो सकता है, वो कैसे है? कोई भी सेल when it divides it gives rise to two new cell and this cell they again divide to form new cells, and in this way there is accumulation of cell. Actually growth occurs due to this division of the cell rather than the increase in size of the cell. So growth simultaneously also occurs due to division of cell, that is increase in cell numbers. तो सेल का नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे इंक्रीज हो रहा है. मतलब ग्रोथ दो वजह से हो सकता है, इंक्रीज इन सेल साइज एज वेल एज इंक्रीज इन सेल नंबर्स. दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. मतलब ग्रोथ दो वजह से हो सकता है, इंक्रीज इन सेल साइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. गॉट इट? तो ये हो गया ग्रोथ आपका. अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है. ठीक है, ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है. तो फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे ग्रो मोर और लेस. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है. तो सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर होने के लिए सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होना जरूरी है. दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ योर फेनोमेनन शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बट लेट अस कंसीडर ए माउंटेन. ठीक है, आपने नोटिस किया कि ये माउंटेन 5 साल के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है. क्यों हुआ? Because of addition of new extra materials outside this mountain, not from inside. भीतर से ग्रोथ नहीं हुआ है, बाहर से हुआ है. भीतर से हो या बाहर से हो, पर माउंटेन में भी ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, भले ही ये ग्रोथ जो है एक्सटर्नली है, एंड एक्सटर्नल ग्रोथ इज नोन एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और accretion type of growth. ठीक है, growth from within is called as intussusception or intrinsic, and this is extrinsic or accretion type of growth. जो भी हो, ग्रोथ यहाँ पे भी हो रहा है. तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एक्सेप्शन निकल गया कि ग्रोथ ऑल्सो में ऑकर इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. दैट इज व्हाई ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. है कि नहीं? ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसा यहाँ पे बात सेम नहीं है. ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल हो. क्लियर? सो दिस इज योर ग्रोथ. अब हम मूव कर रहे हैं तीसरा जो कैरेक्टर है. ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये ओनली फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. इसको हम और भी एलाबोरेट कर सकते हैं जब लॉन्ग वीडियोज में हम इसको डिस्कशन करेंगे. ठीक है, जो तो थर्ड है आपका रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन बच्चों? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड. ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. A tiger can produce a tiger, a human being can produce a human being, and mango tree can produce a mango tree. That is called as reproduction. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो क्या हम रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हम इसको आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ले सकते हैं. नो लिविंग ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड दे रिप्रोड्यूस. ये सच है.
कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। पर क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? लेट अस सी, लेट अस कंसीडर हनी बी। हनी बी, दे हैव 3 different types of honey bee. Some are males called as drones, some are females called as workers, and some one is queen. The queen, it breeds with the male to produce new individual or new honeybee, but the female workers are sterile, they cannot reproduce. तो क्या ये फीमेल वर्कर नॉन लिविंग है? ये तो लिविंग है, इनका बाकी एक्टिविटीज हो रहा है। तो अगर ये लिविंग है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। तो अगर एक्सेप्शन डेवलप कर गया तो ये रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। हाँ, रिप्रोडक्शन एक डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी जरूर हो सकता है टू डिस्टिंग्विश ए लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, पर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। सोनली इसको लेके हम नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, बिकॉज हनी बी के फीमेल वर्कर्स आर एक्सेप्शन हियर। और भी एक्सेप्शन है आपका, ह्यूमन बींग्स में काफी सारे ह्यूमन फीमेल्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, हिनी म्यूल्स दिस दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस अगेन, so a mule cannot produce a mule again, so that is why reproduction cannot be considered as a defining property। और एक चीज हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन में नोटिस करेंगे, क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में the reproduction occurs due to binary fission by which a cell divides to give 2 cell। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबा या फिर ईस्ट सेल में क्या होता है, देयर इज फिशन बिकॉज ऑफ व्हिच दिस सेल the parent cell divides to give 2 daughter cells and they further divide to give further cells। इससे इनका इंक्रीज होता है नंबर। पर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ग्रोथ में भी, ग्रोथ जो फेनोमेनन है उसमें भी when the cell divides the number of cells are increased and this actually achieve the growth of an organism। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर है उसके लिए जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ भी है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों फेनोमेना सेम है इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूनिसेलुलर। ठीक है, सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। अगर दो कैरेक्टर सिनोनिमस होता है तो उसको कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव कैरेक्टर्स। So growth and reproduction in unicellular organisms are mutually inclusive characters। ठीक है, बट मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में ये सही नहीं है, ग्रोथ अलग होता है, रिप्रोडक्शन ओनली टेस्टिस एंड ओवारी में कन्फाइंड होता है, तो उनका दोनों का अलग अलग है। तो इन दैट केस ग्रोथ इज नॉट सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन एंड देयर इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स growth and reproduction are not synonymous and they are mutually exclusive events। ठीक है, so this is all about your reproduction। Now let us move to the 4th phenomenon, that is metabolism। It comes from a word called as metabol, and metabol means to change। ठीक है, our body is made up of cells। Unicellular organism is made up of 1 cell। तो वो एक सेल हो या मेनी सेल हो, वट एवर द लिविंग एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी फ्रॉम डाइजेशन टू रेस्पिरेशन टू रिप्रोडक्शन, ऑल आर ड्यू टू द चेंजेस इन सम केमिकल फॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये जो केमिकल चेंजेस हो रहा है सेल के अंदर, इनडायरेक्टली बॉडी के अंदर जितने भी हमारा लिविंग एक्टिविटीज हो रहा है, ऑल द समेशन ऑफ दिस केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन ए लिविंग बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये फिर 2 तरह का रिएक्शन हमारे यहाँ होता है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। ठीक है ना, एनाबॉलिज्म
एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है? ऑल सिंथेटिक processes or chemical reactions which take place in our body involve your anabolism, or all breakdown processes are called catabolism. In anabolism, smaller molecules they combine to form a large molecule, whereas in catabolism large molecule break down to form स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है। से फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्लांट दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, ए कार्बोहाइड्रेट, शुगर। बट यहाँ पे सपोज एग्जांपल इज रेस्पिरेशन, वेयर ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो किसी में ब्रेकडाउन हो रहा है और किसी में सिंथेसिस हो रहा है। जो सिंथेटिक प्रोसेस है वो एनाबोलिज्म है, और जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है वो कैटाबोलिज्म है। इसमें एनर्जी स्टोर होता है और इसमें एनर्जी रिलीज होता है। दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। सो दिस इज योर एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। रिमेंबर हमेशा ऑलवेज when in a cell anabolism, I represent A for anabolism, exceeds catabolism। जब एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म से ज्यादा होगा सेल ग्रो करेगा, क्योंकि हमारा सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। ए टाइम विल कम व्हेन द सेल बिकम्स मैच्योर्ड, एनाबोलिज्म इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैटाबोलिज्म। ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, जितना आपका सिंथेसिस होगा उतना ब्रेक डाउन होगा। अब ये सेल स्टॉप्स ग्रोथ, मैच्योरिटी लेवल उसका आ गया। एंड एज द सेल इज अबाउट टू डाई, in that case what happens? Anabolism will be less than catabolism. So this is called as negative growth. ठीक है, मतलब the cell is heading towards death. ठीक है, so this is your metabolism. Now the question arises whether this metabolism is a defining property or not. So obviously metabolism is exhibited by all living organisms and no non-living object exhibits this metabolism. So this metabolism can be considered as, or this can be called as a defining property. तो ये भी हो गया आपका defining property. No doubt जो metabolic reactions हैं बच्चों, उसको हम isolated reaction को हम एक टेस्ट ट्यूब में बाहर में भी रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो रिएक्शंस। टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में भी हम इस लिविंग रिएक्शंस को कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स। These are certainly living reactions which are taking place in a test tube which require living organisms certain thing like enzymes. तो ये living reactions हो सकते हैं, these are not living things. Okay, so that is why metabolism is always considered as a defining property. कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। और लास्ट में हम और एक कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। Consciousness is the ability of an individual to aware of its environment. मतलब it reacts to the external environment or stimuli. Perhaps consciousness is the most critical and most complex your characteristics of all living organisms. No non-living object you show this consciousness process. All living organisms, they have more or less this consciousness. So that is why consciousness can be considered as a defining property, and it is the most complex characteristic of a living organism. We are conscious about our cell. Human beings are the only organisms in this world जिनका के सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अब सोचो कि अगर एक पर्सन है जो कि ब्रेन डेड है, कोमा में है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे फिर कॉन्शियसनेस में? वो तो अनकॉन्शियस है, तो क्या हम उसको डेड बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे? पर उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, ओनली कॉन्शियसनेस नहीं है, बाकी हार्ट फंक्शन कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कैन वी से दैट पर्सन नॉन लिविंग और लिविंग? यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है।
पर ये एक्सेप्शनल केस है, हम उसको कैसे डील कर सकते हैं? सच पर्सन हु इज इन कोमा, इसका दो कंक्लूजन हो सकता है। दिस पर्सन कैनॉट बी कंसिडर्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग, ये कंट्रोवर्शियल है। इसको हम लिविंग कहेंगे इफ दैट पर्सन रिस्टोर हिज कॉन्शसनेस, कभी अगर कॉन्शसनेस वो रिस्टोर करता है हम उसको कहेंगे वो लिविंग है। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं कर पाता है देन हम उसको नॉन लिविंग कहेंगे या फिर डेड कहेंगे। गॉट माई पॉइंट? नॉन लिविंग कहेंगे या फिर डेड कहेंगे। सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें काफ़ी सारा एसेंस है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, एंड वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। इसके बारे में इलाबोरेट हम जो लार्जर वीडियोज हैं उसमें करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ कमेंट, एंड ऑल्सो आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर में कुछ डाउट है, सो दैट जो इन कमिंग वीडियोज वी विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन आवर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।